नमस्ते एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कनिका एंड आज की क्लास जो होने वाली है वो है रियल एनालिसिस इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सीरीज के बारे में बताया था कि वो होती क्या है, कैसे वो कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, क्या चीज होती है जिसकी वजह से हम ढूंढ पाते हैं कि सीक्वेंस जो है सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, राइट। सो हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बारे में पढ़ा था कि अगर वो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, ऑसिलेट करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, राइट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के टेस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने हाईलाइट करके लिखा है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है DSSB के लिए, क्योंकि ये वाले जो टेस्ट हैं इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये टेस्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं? जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से हम बता सकते हैं कि एक सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, ऑसिलेट करेगी, तो फिर इन टेस्ट को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? अब देखिए, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो बहुत ही लेंदी मेथड हो जाता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिनमें बहुत कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। सो हर जगह पे हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेशंस जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? टेस्ट का यूज करते हैं, जो कि हम 1 बाय 1 अब पढ़ेंगे। तो आज जिस टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे वो है nth टर्म टेस्ट। ऑलराइट, सो दीज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रही हूँ, इन्हें बहुत अच्छे से करने की जरूरत है और बहुत सारे क्वेश्चंस इनके ऊपर करने की जरूरत है। तो पहले थ्योरी समझते हैं और फिर मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको आगे आने वाली क्लास में कराऊंगी, ठीक है। सो nth टर्म टेस्ट क्या बोलता है? अगर कोई सीरीज an कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an हमेशा 0 आएगा। कब? जब कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है तब हम बोलेंगे कि उसकी लिमिट जो है nth टर्म की वो हमेशा 0 आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बच्चे क्या करते हैं, कई दफे इस चीज में वो गलती ये कर देते हैं कि हम लिमिट निकालते हैं किसी भी nth टर्म की, और अगर वो 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है, पर ऐसा हमें नहीं करना है। इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो बेसिकली आप बस ये याद रखिए कि nth टर्म टेस्ट जो है वो ज्यादातर डाइवर्जेंस के लिए यूज होता है। आप अपने दिमाग में सिर्फ इस बात को बिठा के रखिए कि nth टर्म टेस्ट को हम ज्यादातर डाइवर्जेंस के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो देखिए। अगर हमने किसी nth टर्म की लिमिट निकाली और वो 0 के इक्वल नहीं आ रही, तब वो पक्का से सीरीज जो है क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूं, अगर लिमिट किसी भी nth टर्म की 0 नहीं आ रही तो पक्का से वो सीरीज जो है डाइवर्ज करेगी। यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर बाय चांस किसी nth टर्म की लिमिट जो है वो 0 आ गई, तब हम उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर लिमिट हमारी 0 आ रही है nth टर्म की, तो हमारी सीरीज जो है समेशन an जो है मे और मे नॉट कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। मुझे इस चीज में ना बहुत कंफ्यूजन होती थी। मैं क्या करती थी कि अगर लिमिट nth टर्म की 0 आ जाती थी ना, तो मैं बोल देती कि वो कन्वर्ज कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। वो कर भी सकता है कन्वर्ज, नहीं भी कर सकता। उसकी कन्वर्जेंस का पता लगाने के लिए फिर आगे फर्दर टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि nth टर्म टेस्ट जो है हम ज्यादातर डाइवर्जेंस के लिए यूज करते हैं। कन्वर्जेंस हम नहीं बता सकते। कन्वर्जेंस बताने के लिए हमें आगे जो टेस्ट हम करेंगे उनसे पता लगाएंगे कि कन्वर्जेंट है या फिर नहीं। तो आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। nth टर्म टेस्ट में जो नेसेसरी कंडीशन है कन्वर्जेंस के लिए इनफाइनाइट सीरीज की, वो क्या है? इफ द सीरीज कन्वर्जेस, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट ऑफ द nth टर्म जो है वो क्या होगी? 0 होगी। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या है कि अगर लिमिट 0 आ जाती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी ही करेगी। इट मे और मे नॉट कन्वर्ज। जैसे कि यहां लिखा है, इफ द लिमिट इज कमिंग आउट टू बी 0 देन समेशन un may or may not converge। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल नहीं आती देन डेफिनेटली इट विल डाइवर्ज। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, वही क्लासिक एग्जांपल मैं ले रही हूं, ठीक है। ये 1 by n जब हम सीक्वेंसेस में करते थे तब तो ये कन्वर्जेंट आती थी। अगर आपको याद होगा, अगर मैं सीक्वेंस 1 by n की बात करूं, जो कि 1
1/2, 1/3 अप टू सो ऑन, इस तरह से ओपन होती थी। तो हमें पता है कि ये अप्रोच करती थी जीरो को, है ना। तो हम इसको क्या मानते थे, कन्वर्जेंट मानते थे, और इसका लिमिट पॉइंट और या लिमिट हम बोले अगर, तो वो क्या आती थी, जीरो आती थी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीरीज की, तो इस बात का बहुत खासा ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो अब इसमें मैं अगर लिमिट लगाऊं n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, तो हमें पता है ये क्या बनेगा, 1/infinity, आंसर आया 0। अब मुझे पता है, अभी अभी मैंने ऊपर पढ़ा, अगर लिमिट an 0 आती है तो हमारी सीरीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। और अगर मैं इस वाली सीरीज की बात करूं तो फिर, बट एक्चुअलिटी में अगर देखा जाए तो ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होती है। दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये आगे जो हम पी टेस्ट करेंगे उससे पता चलेगा, लेकिन दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो आपने देखा कि लिमिट जो है हमारे पास 0 तो आ रही है, बट दैट डजंट गारंटी कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज ही करेगी, है ना। जैसे कि इस केस में हमने देखा ये वाली जो सीरीज है हमारी डाइवर्ज कर रही है, और मेरे को भी एग्जाम टाइम में बहुत कंफ्यूजन होती थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है, ये याद रखना, सीक्वेंस जो है 1/n वो कन्वर्ज करती है, लेकिन जैसे ही वो सीरीज की फॉर्म में आती है वो हमेशा डाइवर्ज करती है, हमेशा डाइवर्ज करेगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आपको याद रखने हैं। इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल्स टू 0, हमें पता है अगर लिमिट जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रही है, द सीरीज कैन नॉट कन्वर्ज, इसका मतलब वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, इट इज डाइवर्जेंट। अगर लिमिट 0 की इक्वल आ रही है तो सीरीज कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ऑलराइट, इफ un इज कन्वर्जेंट, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तब तो पक्का है कि लिमिट जो है वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिकैप था जो अभी तक हमने पढ़ा। अब आप ये देखिए, मैंने एक नोट की तरह बनाया था क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि 1/n सीक्वेंस में कन्वर्जेंट होता है लेकिन सीरीज में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि समेशन 1/n जो है उसे हम हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं और ये हमेशा डाइवर्जेंट होती है। अगर आपको कभी भी इस तरह की फॉर्म नजर आए, ये पी टेस्ट है एक्चुअली में जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर p जो है यानी नीचे पावर जो है वो लेस देन या इक्वल टू 1 है तो हमेशा डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि हार्मोनिक सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होती है फॉर पावर लेस देन इक्वल्स टू 1, n की पावर। एंड अगर 1 से बड़ी है पावर तो हमेशा ये कन्वर्ज करेगी, यानी अगर यहाँ पे n स्क्वायर, n क्यूब, n की पावर 4 इस तरह से आए तो ये हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। लेकिन फॉर लेस देन इक्वल्स टू 1 ये हमेशा डाइवर्ज करेगी। ऑलराइट, अब हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं। तो अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बताइए क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बाय nth टर्म टेस्ट हमें बताना है। ठीक है, nth टर्म टेस्ट लगा के हमें बताना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो देखने में तो लग रहा है हाय राम, अंडर द रूट यानी स्क्वायर रूट आ गया है, तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो हमें हमेशा ध्यान रखनी है एक बात कि जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हमें n स्क्वायर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो है वो बाहर निकालनी है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। हमेशा याद रखना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि हमें n जो है उसकी पावर को बाहर निकालना है, ठीक है, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो आपको समझ में आएगा कि हम लिमिट फिर कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, सो हमें बेसिकली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an करना होता है। तो यहाँ पे हमारा an क्या है, ये है। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an हमारा ये है, इसमें से मैं n स्क्वायर को रूट में ही बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है, n स्क्वायर को ऊपर से कॉमन निकाला, n स्क्वायर को नीचे से कॉमन निकाला। तो अब देखो n स्क्वायर हट गया तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा, प्लस यहां से n स्क्वायर मैंने निकाला, देखो 5n अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर जब कॉमन निकालूंगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, जब हम कॉमन निकालते तो कैंसिल आउट होने के लिए डिनोमिनेटर में आ जाए। तो ये कैंसिल हुआ तो बचा मेरे पास 5/n, है ना, प्लस यहाँ पे बचा 4/n स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये वैल्यूज हुई, यहां से n स्क्वायर निकाला तो बचा 4 प्लस 1/n स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे दिख रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मुझे अप्लाई करना है। n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या है, 3 प्लस ये अंडर द रूट चल रहा है 5/infinity प्लस 4/infinity होल अपॉन 4 प्लस 1/infinity। अभी जितने भी अपॉन में आ रहे हैं इंफिनिटी, ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, अंडर द रूट 3/4, जिसको मैं लिख सकती हूँ अंडर द रूट 3/2, है ना, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। तो ये हमारे पास आंसर आया। अब मुझे दिख रहा है दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, दिस विल डाइवर्ज। तो ये हमारी सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है,
Okay, so the next question is check the convergence of summation n from 1 to infinity 1 plus 1 by n की पावर n. जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, वो होती है e, है ना. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 by n होल की पावर n जो है वो क्या बनता है e. नाउ दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है. देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, दिस इज डाइवर्जेंट. ये डाइवर्जेंट है. तो ये बात आपको याद रखनी है कि लिमिट अगर जीरो के बराबर नहीं आ रही है तो हम क्या मानेंगे, उसको डाइवर्जेंट मानेंगे बाय nth टर्म टेस्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज 1/√2 2/√5. इस तरह से हमारे पास वैल्यूज चल रही हैं. लास्ट में ये आया, यानी इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना है. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी हमें लिमिट निकालनी है. अब जैसा कि मैंने बताया 2 रेज़ टू पावर n, यहां से मैं 2 रेज़ टू पावर n को कॉमन निकाल सकती हूँ इसको काटने के लिए. तो वही चीज हमको यहाँ पे करनी है. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 रेज़ टू पावर n. नीचे देखो अभी रूट में ही मैंने 4 की पावर n जो है वो कॉमन निकाल लिया. तो क्या बचा यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 रेज़ टू पावर n. यहाँ तक क्लियर है. अब रूट में से 4 की पावर n को कॉमन निकालना है. तो एक बार समझने की कोशिश करो. 4 की पावर n, रूट का मतलब क्या होता है 1/2. अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू n है इंटू 1/2 है. तो ये कैंसिल हो गया. तो मेरे पास क्या बचा 2 की पावर n. यानी जब मैं रूट में से इसको बाहर निकालूंगी तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर n. तो ये कैंसिल आउट हो गया. अंदर हमारे पास अंडर द रूट में बचा 1 + 1/4 की पावर n. अब मैंने इसमें लिमिट लगाई तो ये बन गया 1/infinity. यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा तो ये तो जीरो हो गया. तो 1/√1 + 0. तो बेसिकली आंसर हमारे पास क्या आया 1 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है. दिस इज डाइवर्जेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 1/1 + 2 की पावर -1, 2/1 + 2 की पावर -2. तो ये इस तरह से चलता जा रहा है. अब यहाँ पे इन्होंने हमें nth टर्म प्रोवाइड नहीं की है. इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इन्होंने हमें nth टर्म नहीं दी यहाँ पे. तो nth टर्म हमें खुद बनानी पड़ेगी. तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. तो ऊपर तो n ही आएगा. नीचे 1 + 1 + जो है वो चलता जा रहा है. तो फिर नीचे हमें क्या चल रहा है 1 + 2 की पावर -1, 1 + 2 की पावर -2 है ना. तो 2 की पावर जो है वो चेंज हो रही है. तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा -n आ जाएगा. अब हमें क्या लगाना है, लिमिट लगानी है. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/1 + 2 की पावर -n. तो बस अब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे. n/1 प्लस, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना 1/2 रेज़ टू पावर n. अब मैंने लिमिट लगाई तो 1 ये क्या बन जाएगा हमें पता है, ये बन जाएगा 1/infinity जो कि हो जाएगा 0. सो 1 + 0 और ऊपर इंफिनिटी है ही. तो बेसिकली आंसर हमारा इंफिनिटी आ रहा है. अगेन नॉट इक्वल टू 0, हमें पता ही क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 1/4n - 1 4n + 3. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पे हमें an पे लगाना है. अगेन यहाँ पे इंफिनिटी, तो ये बन जाएगा 1/infinity. आंसर आ गया 0. अब इस केस में हमारा आंसर क्या आया है, 0 आया है. तो लिमिट हमारी 0 आ रही है. इसका मतलब समेशन जो है, जो सीरीज है हमारी, वो कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है. इसके लिए हमें टेस्ट लगाने पड़ेंगे इसकी कन्वर्जेंस को प्रूव करने के लिए, और वो टेस्ट हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में. ठीक है, तो तब तक के लिए यहाँ पे हमें अभी ये समझना है कि बाय nth टर्म टेस्ट ये वाली जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. cos 1/n जो हमें सीरीज दे रखी है वो ये दे रखी है. अगेन हमने इसमें लिमिट लगाया, 1/infinity हो गया 0, cos 0 आ गया 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है. तो इसीलिए क्या करेगी, सीरीज डाइवर्ज करेगी. ऑलराइट, सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर नंबर 2 इज कॉशीज जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज. सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए कॉशी ने क्या एक जनरल प्रिंसिपल दिया है, ये वही सेम है जैसे हम सीक्वेंस में करते हैं. सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि हम ऐसा m ढूंढते हैं जिसके बाद सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो एप्सिलॉन से भी छोटी हो जाए. इसका मतलब कि वो इतना पास आ जाए कि वो एप्सिलॉन से भी छोटी हो जाए. ठीक है, तभी तो वो कन्वर्ज करेंगी ना एक पॉइंट को. सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज समेशन un टू कन्वर्ज इज दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव इंटीजर m होना चाहिए सच दैट, देखो m के बाद वाली टर्म m + 1 से लेकर लास्ट तक की टर्म जब हम इनको ऐड करें तो ये हमेशा एप्सिलॉन से छोटी हो जाए. एप्सिलॉन से भी छोटी होने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा क्लोज है, दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर. ठीक है, और क्लोज आएंगी, क्लोज आते आते एक लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज कर देंगी. ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कॉशी का जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है. अब इसको एक्सप्लेनेशन एक बार आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर एप्सिलॉन को मैं 1/2 ले रही हूँ और अपना m जो है मैं 10 ले रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि m जो है हमारा 10 है, यानी 11th टर्म से जब हम ऐड करना शुरू करेंगे एंड तक, तो वो सारी की सारी जो टर्म्स का सम होगा जब हम प्लस करेंगे तो वो एप्सिलॉन से भी छोटा आएगा, 1/2 से भी छोटा आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे n जो है वो कुछ भी हो सकता है, 15 20 100, मतलब कहां तक की टर्म्स को हम प्लस कर रहे हैं. अगर 15 है तो u 11 से 15 तक आ जाएगा. इन सब का सम जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2 से भी छोटा हो जाएगा.
ये बात हमें ध्यान रखनी है कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस में। ओके, नेक्स्ट जो है वो ये है। अच्छा, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कई टाइम तक तो मुझे यही नहीं समझ में आता था कि सफिशिएंट हम क्यों यूज कर रहे हैं। नेसेसरी का मतलब है जो हमें स्टेटमेंट दी है वो तो ट्रू है ही है। सफिशिएंट का मतलब होता है उसका कन्वर्स भी ट्रू है, उसका अगर हम उल्टा करेंगे तो भी वो क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। ठीक है, सो इसी तरह से नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड फ्रॉम 1 to infinity an इज दैट उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो क्या हो? बाउंडेड अबव। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो पूछ ले क्वेश्चन में कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो बाउंडेड अबव होगा, यानी उसके अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तब तो पक्का से जो है वो सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ओके, सो विद दिस our lecture number 2, which was basically for nth term test, has come to an end. So I hope आपको ये lecture अच्छा लगा होगा. If you do, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.